नमस्कार बच्चों, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग एमए सेकेंड सेमेस्टर साइकोलॉजी पेपर 4 जिसका नाम है एडवांस न्यूरो साइकोलॉजी, हिंदी में इसको उच्चतर न्यूरो मनोविज्ञान कहते हैं। इसी से संबंधित हम लोग क्या है 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये सीरीज़ आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार होने वाला है। यह इस सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट है, आगे भी पार्ट आने वाले हैं। इसलिए आप सभी से एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि न्यूरो साइकोलॉजी क्या है। तो 4 ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है मैं वो आपको बताऊँगा। तो न्यूरो साइकोलॉजी क्या है? ये है मस्तिष्क और व्यवहार के बीच संबंधों का अध्ययन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है न्यूरो साइकोलॉजिस्ट का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी कि जो न्यूरो साइकोलॉजी न्यूरो मनोविज्ञान में कार्य करते हैं, शोध करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको न्यूरो साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। उनका मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए उनका मुख्य कार्य यह है कि मस्तिष्क और व्यवहार के बीच संबंधों का मूल्यांकन एवं उपचार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा उच्च मानसिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। वो कौन सा हिस्सा है जो उच्च मानसिक कार्य करता है? तो उस हिस्से का नाम है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या नाम है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाइपोथैलेमस का प्रमुख कार्य क्या है। तो हाइपोथैलेमस का जो प्रमुख कार्य है वो क्या करता है? भावनात्मक विनियमन, यानी ठीक है, जिससे भावना व्यक्ति के अंदर आती है उसका नियंत्रण वो करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है। सेरिबेलम मस्तिष्क का एक पार्ट है, उसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है मोटर नियंत्रण और संतुलन, यानी कि गति नियंत्रण और संतुलन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ब्राका क्षेत्र किसके लिए जिम्मेदार है। तो जो ब्राका क्षेत्र होता है वो भाषण उत्पादन, यानी कि व्यक्ति जो स्पीच प्रोडक्शन होता है उसके लिए वो जिम्मेदार है। 7वां कह रहा है कि वर्निक क्षेत्र जो होता है मस्तिष्क में किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो वर्निक क्षेत्र जो होता है वो होता है भाषण को समझने के लिए, ठीक है, स्पीच अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि एमिगडाला का मुख्य कार्य क्या है। तो एमिगडाला का मुख्य कार्य है भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का विनियमन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखेंगे। कह रहा है हिप्पोकैम्पस का प्रमुख कार्य क्या है। तो हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क के अंदर जो पाई जाती है उसका प्रमुख कार्य है स्मृति का गठन या संगठन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का मुख्य कार्य क्या है। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का मुख्य कार्य यही होता है कि वो कार्यकारी कार्य और निर्णय लेने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का क्या मतलब होता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है मस्तिष्क की बदलने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्रक्रिया में कौन सा घटक शामिल होता है। ठीक है, तो जो घटक शामिल होता है उसका नाम है न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन का गठन करना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किस प्रकार का अभ्यास न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देता है। तो वो अभ्यास है, इसमें दिया है कि उपरोक्त सभी, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो भी सही हो, बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी भी नई भाषा सीखना बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान भी बढ़ावा देता है। इसलिए उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अल्जाइमर रोग किस प्रकार का विकार है। तो अल्जाइमर रोग जो है ये एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकार है। अगला कह रहा है 15वां कि अल्जाइमर रोग का प्रमुख लक्षण क्या है। जो मेजर सिम्टम्स हैं वो क्या है। तो मेजर सिम्टम्स इसका है इसमें स्मृति हानि होती है, ठीक है, मेमोरी लॉस होता है।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पार्किंसन रोग में किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है। तो इसमें होता है कि डोपामाइन की कमी हो जाती है। 17वां कह रहा है क्वेश्चन कि पार्किंसन रोग का प्रमुख लक्षण क्या है। तो पार्किंसन रोग का प्रमुख लक्षण होता है कंपन और कठोरता। क्या होता है? कंपन और कठोरता। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि एपिलेप्सी किस कारण से होती है। तो एपिलेप्सी होने का कारण होता है कि मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधि होती है, जिससे वो क्या है, एपिलेप्सी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एपिलेप्सी का प्रमुख लक्षण क्या है। एपिलेप्सी का जो मेजर सिम्टम्स हैं वो इसमें क्या होता है, ऐसे पेशेंट को दौरे पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि न्यूरो साइकोलॉजिकल मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो न्यूरो साइकोलॉजिकल का मुख्य उद्देश्य यह है कि मस्तिष्क और व्यवहार के बीच संबंधों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि न्यूरो साइकोलॉजिकल परीक्षण का प्रमुख उपकरण क्या है। तो जो प्रमुख उपकरण है वो है संज्ञानात्मक और व्यवहारिक परीक्षण। क्या है? संज्ञानात्मक और व्यवहारिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वेक्सलर मेमोरी स्केल किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो वेक्सलर मेमोरी स्केल क्या है, स्मृति के मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ट्रेल मेकिंग टेस्ट किसकी जांच करता है। तो ट्रेल मेकिंग टेस्ट जो जांच करता है वो ध्यान और कार्यकारी कार्य का जांच करता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि टीबीआई, जिसको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कहते हैं, कि क्या मतलब होता है। तो टीबीआई का मतलब होता है मस्तिष्क में चोट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 25 कह रहा है कि टीबीआई यानी कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है मस्तिष्क में चोट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि टीबीआई का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। तो टीबीआई का प्रमुख कारण होता है उपरोक्त सभी, यानी कि ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है वो सभी इसके प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। जैसे गिरना प्रमुख कारण, जैसे मोटर वाहन दुर्घटना के संबंधी चोट है। 27 क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है टीबीआई के प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसके प्रमुख लक्षण होते हैं उपरोक्त सभी कह रहा है, यानी कि ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है वो भी क्या है, इसके प्रमुख लक्षण है। जैसे देखिए स्मृति हानि, ध्यान में कमी, और नीचे जो दिया है मिजाज में बदलाव, ये इसके तीनों प्रमुख लक्षण हैं। 28 कह रहा है कि अवसाद का प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन क्या है। तो इसका प्रमुख है सेरोटोनिन। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। आगे कह रहा है 29 ओसीडी, जिसको आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं, में प्रमुख लक्षण क्या होता है। तो इसके में प्रमुख लक्षण होता है ए और बी दोनों कह रहा है। तो मतलब कि ए क्या है, अवांछित विचार, जिसको ऑब्सेशन बोलते हैं, और बी क्या कर रहा है, दोहरावदार व्यवहार, यानी जिसको कंपल्सन बोलते हैं। ये दोनों होते हैं। 30 क्वेश्चन कर रहा है कि स्किज़ोफ्रेनिया का प्रमुख लक्षण क्या होता है। तो इसका प्रमुख लक्षण होता है उपरोक्त सभी, यानी कि जो ऊपर के तीनों लक्षण हैं वो इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। देखते हैं कौन कौन प्रमुख लक्षण हैं। पहला भ्रम, जिसको डिल्यूशन बोलते हैं। मतिभ्रम, जिसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। तीसरा अवस्थित सोच। ये तीनों इसके प्रमुख लक्षण हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 31 क्वेश्चन MRI, इसका नाम आपने सुना होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है मस्तिष्क की संरचना को देखने के लिए किया जाता है। जब व्यक्ति को चोट लगता है तो मस्तिष्क में गड़बड़ी को देखने के लिए किया जाता है। 32 क्वेश्चन कर रहा है कि fMRI, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है मस्तिष्क की कार्यात्मक गतिविधि को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडवांस न्यूरोसाइकोलॉजी का, ध्यान दीजिए आप। पेट स्कैन, जिसको पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी कहते हैं, किसका मूल्यांकन करता है। तो ये मूल्यांकन करता है न्यूरोट्रांसमीटर गतिविधि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 34 क्वेश्चन कर रहा है कि EEG, जिसको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी बोलते हैं, किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग किया जाता है मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को मापने के लिए। ठीक है। 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। DTI, जिसको डिफ्यूजन ट्रेसर
इमेजिंग बोलते हैं का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है मस्तिष्क के श्वेत पदार्थों की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन न्यूरोसाइकोलॉजी 36 क्वेश्चन देखिए आप। 36 क्वेश्चन कह रहा है कि CBT जिसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है नकारात्मक सोच पैटर्न को बदलना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन डायलेक्ट्रियल बिहेवियर थेरेपी जिसको शॉर्ट फॉर्म में DBT बोलते हैं, का उपयोग किस विकार के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए। ठीक है। 38 क्वेश्चन देखते हैं फार्माकोथेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है? तो फार्माकोथेरेपी में उपयोग किया जाता है दवाओं का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? दवाओं का उपयोग किया जाता है। 39 क्वेश्चन कर रहा है एंटी डिप्रेसेंटेंट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है अवसाद के लक्षणों के उपचार के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 40 क्वेश्चन देखते हैं। ये करा कि एंटी साइकोटिक दवाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एंटी साइकोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है स्किज़ोफ्रेनिया के लिए किया जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अपना अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके जाइए और ज़्यादा शेयर करिए। चलिए 41 क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि मूड स्टेबलाइजर का उपयोग किस विकार में होता है? तो मूड स्टेबलाइजर का उपयोग होता है बायपोलर डिसऑर्डर में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 42 क्वेश्चन में ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन जिसको TMS बोला जाता है, का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एकदम ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट मैंने अपने सीरीज में लिया है। ठीक है। मस्तिष्क की कार्यात्मक गतिविधि को उत्तेजित करने के लिए। किसके लिए? मस्तिष्क की कार्यात्मक गतिविधि को उत्तेजित करना। ऑप्शन बी की सही हो जाएगा। 43 कह रहा है कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जिसको DBS का बोलते हैं, का उपयोग किस विकार के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है पार्किंसन रोग के लिए किया जाता है। ठीक है। कौन से रोग के लिए? पार्किंसन रोग के लिए। 44 कह रहा है कि न्यूरो फीडबैक का उद्देश्य क्या होता है? तो न्यूरो फीडबैक का उद्देश्य होता है मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को नियंत्रित करना। 45 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि न्यूरो साइकोलॉजिकल अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि मस्तिष्क और व्यवहार के बीच संबंधों को समझना। 46 क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल अध्ययन में प्रयोगशाला अनुसंधान के उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है मस्तिष्क किसके लिए किया जाता है? मस्तिष्क और व्यवहार के बीच संबंधों के परिणाम के लिए। 47 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि न्यूरोसाइकोलॉजी में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है मस्तिष्क और व्यवहार के बीच संबंधों का मूल्यांकन और उपचार। 48 क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल मॉडलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है मस्तिष्क के कार्यात्मक नेटवर्क को समझना। 49 क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि न्यूरो एथिक्स का मुख्य क्षेत्र क्या है? तो न्यूरो एथिक्स का मुख्य क्षेत्र है मस्तिष्क और नैतिक निर्णयों के बीच संबंधों का अध्ययन। आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि न्यूरोसाइकोलॉजी में नैतिक मुद्दों का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो इसका प्रमुख क्षेत्र है मस्तिष्क और नैतिक निर्णयों के बीच संबंधों का मूल्यांकन। ठीक है। तो आज की सीरीज में मैंने आपको क्या है 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किससे बताया? एडवांस न्यूरोसाइकोलॉजी से। ठीक है। जो आपके एग्ज़ाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। ये इस सीरीज़ का क्या था? पार्ट 1 था। आगे भी इसके पार्ट आने वाले हैं, इसलिए आपने जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करिए अपने उन मित्रों के साथ जो BA सेकेंड सेमेस्टर MS सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है। तो चलिए आज क्लास 8 तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तो ये आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।